नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थ्योरी की क्लास में कल जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वर्कहॉर्स रिले के बारे में कि वर्कहॉर्स रिले का अन्य नाम क्या होता है और किस नाम से उसको जाना जाता है। तो दूसरा आज हम जो पढ़ेंगे वो ट्रांसफार्मर के और भी पार्ट क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको वर्कहॉर्स रिले की पिक यहां दिखाई दे रही है होगी, जिसे आप गौर से देखें। इसका नाम दूसरा जो है वर्कहॉर्स रिले का यानी वुल्कोहोज रिले का प्री ही फॉल्ट रिले, प्री फॉल्ट रिले भी कहते हैं इसे। एक और भी अन्य नाम से पुकारा जाता है इसे, और वो है गैस एसिड रिले। तो जैसा कि कल की वीडियो में देखा होगा कि वर्कहॉर्स रिले में ऊपर एक प्लवक होता है जो आपको पिक पर दिखाई दे रहा होगा, और ये ढलवा लोहे के कक्ष में स्थित होती है, यानी कि इसकी बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, ढलवा लोहा की बनी होती है। तो ये प्रश्न आ चुका है कि वर्कहॉर्स रिले या प्री फॉल्ट रिले का कक्ष किस धातु का निर्मित किया जाता है? कास्ट आयरन। दूसरा प्रश्न आया था कि वर्कहॉर्स रिले किस सिद्धांत पर प्रचालित होती है? तो गैस यांत्रिकीय दाब के सिद्धांत पर यह रिले प्रचालित होती है। इसमें कितनी पारा कुंजियां होती हैं? 2 मरकरी स्विच यानी कि 2 पारा कुंजी होती हैं। इसे आप रिकैप नहीं मान लें कल की वीडियो का, और जो नए चैनल से जुड़े हैं उनको पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पारा कुंजी से फ्लॉट जुड़ा होता है, और पारा कुंजी जो पहली पारा कुंजी है वो अलार्म से जुड़ी होती है। जब अनियमित प्रचालन होता है, यानी कि आपके ट्रांसफार्मर का तापमान जो है वो 300 और 50 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस तक के प्रचालन ताप पर पहली पारा कुंजी प्रचालित होगी, और ये अनियमित गैसों के दाब से हमारे संचरण टैंक को फटने से बचाने के लिए ये तुरंत प्रचालित होकर के मरकरी कुंजी और ऑपरेटर को सूचना प्रदान कर देती है। लेकिन जैसे जैसे उच्च ताप बढ़ता जाता है तो आपके ऑयल का लेवल घटता है, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो ऑयल प्रसारित होकर के संचरण टैंक में जाएगा, और ज्यादा अगर आपका तेल प्रसारित होता है तो एक और भी कंजर्वेटर वाल्व होता है जिसमें कांच का डायफ्राम होता है, और वहां जाकर के वो ऑयल प्रेस करता है, दबाव डालता है और उसे तोड़ करके बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑयल का स्तर कम होगा। अब आपके ऑयल में बुलबुले बनना शुरू होंगे दाब के कारण,
और तल पर स्थित जो मरकरी कुंजी है जिसका संबंध सर्किट ब्रेकर से होता है वो परिचालित होगी और सर्किट ब्रेकर के जरिए ट्रांसफार्मर को लाइन से अलग कर देगी। तो ये थोड़ा सा रिकैप था जो हमने कल आपको वर्कहोल्स रिले के बारे में बताया था, और उसकी सूचना यहां पर आपको पिक दिखाई दे रहा है। उस पिक में देखिएगा आप कि गौर करके कि वर्कहोल्स रिले में क्या क्या पार्ट्स हैं। अब देखिए आगे मूव करते हैं हम अगले भाग पर। तो आपका कंजर्वेटर जो टैंक होता है उसमें आपका रोधन द्रव या शीतलन द्रव भरा होता है जिसमें बाइंडिंग डूबी होती है। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि शीतलन द्रव के दो कार्य हैं, एक तो बाइंडिंग को इंसुलेशन स्टेटस यानी कि स्तर प्रदान करना, दूसरा तापमान का, ट्रांसफार्मर के तापमान को एक समान बनाए रखना। कल मैंने यह भी चर्चा की थी आपसे कि शीतलन की ट्रांसफार्मर की में कूलिंग ट्यूब जो होती हैं उनमें शीतलन की कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, तो उनका भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले ये देख लें कि ट्रांसफार्मर में अगला जो भाग है श्वासक में यानी ब्रीदर के नीचे एक ऑयल पात्र होता है, एक ऑयल पॉट होता है। उस ऑयल पॉट का उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, उसका एम क्या है। तो श्वासक जैसा कि इसका नाम है, तो हम जब जैसे सर्दियों में श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है, ठीक इसी प्रकार ये जो है वायु अंदर प्रवेश होती है या जब तो उसमें नमी जाती है, उसके साथ कुछ धूल मिट्टी के कण भी जाते हैं। अब वो धूल मिट्टी के कणों को ऑब्जर्व कौन करता है? तेल करता है। तेल पात्र के जरिए उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और सिलिका जेल जो शुष्क होता है जिसका रंग सफेद होता है, आपके लैपटॉप वगैरह इनमें जो है एक थैली सी आती है, आपने व्हाइट कलर की सी थैली देखी होगी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, तो वो उसमें वास्तव में सिलिका जेल ही भरा होता है जो वायु की नमी को सोख लेता है, जिसका रंग सफेद होता है, लेकिन नमी सोखने के बाद उसका रंग आसमानी हो जाता है। कैसा हो जाता है? आसमानी, नेवी ब्लू। अब उस नमी के साथ जो धूल के कण आते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है ऑयल। तो श्वासक के नीचे एक ऑयल पॉट भी होता है। अब संचरण टैंक की बात करें तो संचरण टैंक को जिसमें शीतलन द्रव भरा होता है उसे नमी से दूषित होने के बचाने के लिए, यानी शीतलन द्रव को नमी से दूषित होने से बचाने के लिए हम कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त करते हैं। तो पहली विधि तो हमने देख ही ली कल कि श्वासक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? श्वासक का प्रयोग करके, और हम ऑयल को नमी से बचा सकते हैं। दूसरा, रबर के डायफ्राम का प्रयोग करके, रबर के डायफ्राम का प्रयोग करके जब संचरण टैंक को सील किया जाता है तो उससे पहले एक रबर का डायफ्राम भी लगाया जाता है, क्योंकि स्क्रू की सहायता से
यानी नट बोल्टों की सहायता से उस डायफ्राम प्लेट को, जिस पर कंजर्वेटर होता है और तापमान मापी जो होता है, टेम्परेचर गेज मापी, और भी जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया एक्सप्लोजन वाल्व, और आपके एक्सप्लोजन वेंट में एक तेल सूचक पाइप भी होता है जो तेल के स्तर को बताता है कि अब ट्रांसफार्मर में तेल का स्तर लेवल कितना है। तो उसको भी कहाँ लगाया जाता है? संचरण टैंक के पास साथ। एक विस्फोटक मुंह बताया था मैंने कल, एक्सप्लोजन वेंट, तो उसे जब आवासित करते हैं, लगाते हैं, तो उस समय रबर के डायफ्राम का प्रयोग करके और नट बोल्टों की सहायता से उसे टाइट कर दिया जाता है। उससे भी नमी पहुंचने की आशंका होती है, उससे रबर के डायफ्राम से दूर कर दिया जाता है। तीसरी बात जो होगी हो गई हमारी कि संचरण टैंक को चारों ओर से सील करके भी हम जो है ऑयल को दूषित होने से बचा सकते हैं। एक गैस बुशिंग का प्रयोग करके, एक किसका प्रयोग करके? गैस बुशिंग का प्रयोग करके भी हम शीतलन द्रव को, यानी ट्रांसफार्मर ऑयल को नमी से दूषित होने से बचा सकते हैं। एक गास्केट का प्रयोग करके भी हम जो है नमी से तेल को बचा सकते हैं। तो अब बात आती है कि शीतलन द्रव के रूप में ट्रांसफार्मरों में कौन कौन से द्रव प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका भी मैंने आपको कल क्वेश्चन किया था। तो एक तो होते हैं खनिज लवण, खनिज तेल। कई जो है ट्रांसफार्मरों में, कई प्रकार के ट्रांसफार्मरों में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है शीतलन द्रव के रूप में। दूसरा आपके सिलिका जेल द्रव का प्रयोग करके। तो तीसरा जो प्रकार का आपका हाइड्रोकार्बन्स द्रव का प्रयोग किया जाता है। अब इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो आपको बताने कि खनिज तेल या खनिज द्रव को किस अन्य नाम से जाना जाता है और हाइड्रोकार्बन द्रव को किस नाम से जाना जाता है और सिलिका जेल द्रव को किस नाम से जाना जाता है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट दे रहा हूं कि आप देखिएगा कि ज्वलनशील, कम ज्वलनशील और अज्वलनशील, इनमें से कौन कौन से द्रव कहे जाते हैं, इसका आप कमेंट्स में मुझे उत्तर दें, जिससे मुझे लगे कि आपको कितनी ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज है। तो अधिकांशतः हम जो देखते हैं वो शीतलन द्रव के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल द्रव का। अब कल मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि शीतलन द्रव का ज्वलनशील बिंदु उच्च होना चाहिए। तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये अज्वलनशील द्रव के अंतर्गत आता है। इसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य
उच्च होती है, और वो कितनी होती है, ये आपको भी एक प्रश्न है। परावैद्युतिक सामर्थ्य मापने की इकाई किलोवोल्ट प्रति mm² होती है। ये मैं पहले जो वीडियो में मैंने बताया है उनको भी वाचिंग आप करके देखें। अब आगे की बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, जो मैं आज एम लेकर के चला हूं कि ट्रांसफार्मर में आपने एक टर्मिनल कभी नहीं सुना होगा, आपने बुशिंग शब्द सुना होगा। तो 11 केवी की जब उच्च वोल्टता के जो चालक हैं उनको जब सीधा ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट टर्मिनलों की तरह नहीं जोड़ा जाता, वो पोर्सलिन के बने हुए बुशिंग होती हैं। तो ये प्रश्न भी आ चुका है, पोर्सलिन यानी बुशिंग किसकी बनी होती है, जिनमें ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता के चालक तारों को जोड़ा जाता है। तो एक भाग ये भी हो गया। एक नीचे कई ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें पहिए भी लगे होते हैं, एक चेसिस होता है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा होता है और उसे ले जाया इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो इस ट्रांसफार्मर चेसिस को अर्थिंग किया जाता है। अब आपने एक प्रश्न बार बार एग्जामों में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल क्यों किया जाता है। तो एक तो फेज सीक्वेंस यानी कला अनुक्रम का पता लग सके, इसलिए न्यूट्रल करना चाहिए। दूसरा, लोड की स्थिति की, लोड संतुलित है या असंतुलित, इसका पता भी ज्ञात करने के लिए हमको न्यूट्रल ट्रांसफार्मर को करना आवश्यक है। तीसरी जो बात यह है कि हम 3 फेज ट्रांसफार्मर से 1 फेज यानी सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त करने के लिए न्यूट्रल पॉइंट बनाते हैं। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए हम ट्रांसफार्मर के द्वितीयक को न्यूट्रल करते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है तापमापी यानी टेम्परेचर गेज, ये भी ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर के पास लगा हुआ होता है, जो ट्रांसफार्मर के प्रचालन के तापमान को हमें बताता है। एक ऑयल इंडिकेटर होता है जो ऑयल के लेवल को बताता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के कुल कितने भाग होते हैं, ये प्रश्न भी काफी बार एग्जामों में आ चुका है। तो ट्रांसफार्मर के 24 भाग होते हैं, जिनको आपको आपकी गाइडलाइनों में देख करके बताना कि वो भाग कौन कौन से हैं। अब मैं चूंकि आगे की बात पर चलता हूं, क्योंकि मेरा आज उद्देश्य ट्रांसफार्मर में कुछ और बातें भी करना है। तो वितरण ट्रांसफार्मर के बारे में आपने देखा। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर का बूस्टर की भांति प्रयोग किया जाता है, यानी लंबी संचरित, पहले प्रश्न तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि लंबी संचरित वोल्टता को किस इकाई में मापा जाता है। ये आपके लिए कंपैरेटिव एग्जामों में काफी बार आ चुका है। दूर परवहित संचरित वोल्टता
को किस इकाई में मापा जाता है? तो आपका आंसर हुआ किलोवोल्ट। अब जब लंबी दूरी पर वोल्टता को ले जाया जाता है तो जहां से लाते हैं उसको प्रेषित सिरा कहते हैं, और जहां हम वोल्टता प्राप्त करते हैं उसे प्राप्ति सिरा कहते हैं। तो प्रेषित सिरे से और प्राप्ति सिरे पर जब चालकों के द्वारा वोल्टता को लाया जाएगा तो वोल्टता पतनों के कारण प्राप्ति सिरे पर प्रेषित वोल्टता से कुछ वोल्टता का मान कम हो जाता है। उस वोल्टता की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिन ट्रांसफार्मरों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर कहते हैं। टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं? वोल्टता की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निष्कासित भार, निष्कासित भार टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर। टैप परिवर्ती निष्कासित टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर को ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। यहां आपको पिक दिख रहा होगा निष्कासित टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर का, तो उसे आप देखें और इसमें देखें कि इसमें टैप परिवर्तन के समय भार कुंजी को खुला छोड़ा गया है। लोड स्विच को जब टैप परिवर्तन करते हैं तो खुला छोड़ देना चाहिए या खुला छोड़ा जाना चाहिए। ये टैप परिवर्ती ने ऑफ लोड टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर की फर्स्ट शर्त है। दूसरी इसकी शर्त यह है कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक को टैप परिवर्तन के समय भूसंपर्कित किया जाना चाहिए। अब आपको बोर्ड पर ऑन लोड टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर की पिक दिखाई दे रही होगी, जिसे सह लोड टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर कहते हैं, और इंग्लिश में आप कहेंगे ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। तो इसमें आपको पहले तो यह देखना है कि आपको दो कुंजियां दिखाई दे रही हैं। एक कुंजी जिससे टैप का फिक्स किया जाता है, टैप का चयन कर लिया जाता है, वो सवरकर कुंजी के नाम से जानी जाती है। कुंजी के नाम से, जिसे इंग्लिश में सेलेक्टर स्विच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेक्टर स्विच। दूसरा आपको एक डिवेंटर स्विच दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम अपवर्तक कुंजी कहते हैं। अपवर्तक कुंजी, डिवेंटर स्विच।
इसे S1 से प्रदर्शित किया गया होगा, इसे S2 से। इसमें भी दो सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो टैप परिवर्तन करते समय भार कुंजी को खोलना नहीं चाहिए। तो क्या पहली शर्त है कि भार धारा को रोका नहीं जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है भार धारा को रोकना नहीं चाहिए। दूसरी आपको जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि टैपिंग का कोई भी भाग, कोई भी पार्ट लघु पतित नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। और इन दोनों ही कुंजियों को एक निश्चित मान के प्रतिरोध के जरिए भूसंपर्कित किया जाना चाहिए। तो आपने ये दो प्रकार के टैप परिवर्ती ट्रांसफार्मर देखे। आज हम इस वीडियो का यहीं पर समापन कर रहे हैं। तो कल जो हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे वो एक तो ट्रांसफार्मर में समांतर की प्रचालन की शर्तें, और कल आपको जो गाइडलाइनों में देख करके आना है वीडियो को देखने से पहले, वो एक तो सिंगल फेज, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का समांतर में प्रचालन कितने तरीके से किया जा सकता है। एक 3 फेज ट्रांसफार्मरों का समांतर प्रचालन की विधि कितनी है। एक आपको यह भी देखना है कि ट्रांसफार्मर बैंक किसे कहते हैं और उनके संयोजनों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो लगातार वॉचिंग करते रहें हमारे चैनल को, और भी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जुड़ी हुई बातें टेक्निकल के सभी स्टूडेंट मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हुए ग्रहण करते रहे। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी फैकल्टी हैं वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उत्साहवर्धन करें।